गर्मी में गरीब बहू का लकड़ी का जुगाड़ू ससुराल। हे भगवान जी, तुम दोनों बहुओं ने मकान को भट्टे के जैसे तपा दिया है। गर्मी में छत दीवार आग फेंक रहा है, घर में चूल्हा लगाना जरूरी था क्या? दंदनाती गर्मी से परेशान कलावती कुड़कुड़ाते हुए चौखट पर जाकर बैठ जाती है। तभी पसीने से तर तर रोटी बेलते हुए सरिता आग बबूला होकर, जैसे कि हम दोनों बहू को तो शौक लगा है तेरी चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे के आगे बैठने का। सरिता शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा नहीं करते। जेठानी जी गुस्सा तो आएगा ही। माँ जी जानती हैं कि ससुर जी, जेठ जी, ललित दोपहर के टाइम में रोटी खाने आते, ऊपर से तीनों को चूल्हे की गरम रोटी खानी है। किसी दिन ठंडी रोटी दे दो तो 36 नखरे दिखाते। मेरा दम निकल रहा है जेठानी जी, आप ये भूसी क्यों झोंक रही हैं? कितनी दुख आंच लग रही है, चूल्हे में लकड़ी लगा दीजिए। देवरानी जी, लकड़ी खत्म हो गई है। 2 दिन से हम लकड़ी चुनने जंगल भी तो नहीं गए। ये भूसी झोंककर रोटी पकाने में पूरा शरीर लहक रहा है। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी रोटियां बनाकर रख देती हैं। तभी दोनों बहू के बच्चे पसीने में नहाए स्कूल से घर आते हैं। मम्मी मम्मी, मैं धूलते आधे भूत लगी है। तोतला कहीं का, इसको तो ठीक से स्कूल बोलना भी नहीं आता है। मम्मी मम्मी देखो ना, चलो भैया मेरा मजाक उड़ा ले। मेरी मम्मी इनकी पिट्टी पिट्टी कर दो। मोनू, तुम सौरभ भैया की बात मत सुनो, तुम तो अच्छे बच्चे हो। चलो तीनों जल्दी से स्कूल ड्रेस चेंज कर लो, हम खाना निकालते हैं। ठीक है मम्मी। स्कूल की वर्दी बदलकर तीनों बच्चे जैसे खाने के लिए बैठते हैं तभी बिजली कट जाती है। अरे यार, इस बिजली को भी अभी कटना था। मम्मी मम्मी, मुझको इतनी गर्मी में खाना नहीं खाया जाएगा। जब लाइट आएगी तभी खाऊंगा। देखो पसीने भी आ रहे हैं। हाँ, मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझको भी गर्मी लग रही है। लाइट कट जाने के चलते तीनों बच्चे खाने से मना कर देते हैं। तब कलावती पिनकते हुए कहती है, हे भगवान, नखरे दिखाने में बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं तीनों के तीनों, जैसे कि धन्ना सेठ के परिवार में पैदा हुए हैं। कहो तो अभी तीनों के लिए जनरेटर लगवा दूं या शाही मेज बिछवा दूं, पर तब तीनों एसी की ठंडी ठंडी हवा में लपर लपर करके खाना। माँ, तुम भी क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगती हो? गर्मी का मौसम है, बच्चों का अभी खाने का मन नहीं तो बाद में खा लेंगे। ज्यादा अपने भतीजा भतीजी की पक्षदारी मत कर विभा, और यहाँ आकर पंखा हाँक। जरा गर्मी से कितना पसीना चू रहा है। तौबा तौबा, 2-4 दिन से कितना घमस भरा मौसम कर रखा है। पीट पीट कर आंधी बारिश हो जाती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता। बच्चों, मैं तुम्हें हाथ पंखा करती हूँ, चलो खाना खा लो, दादी गुस्सा करेंगी। कलावती के खड़ूस स्वभाव से सहम कर तीनों बच्चे पसीने में लथपथ निवाला निगलते हैं। तभी एक लाल चींटी मोनू को काट लेती है। आई मम्मी, आई मम्मी मम्मी, मुझे चींटी ने दांत लिया। मोनू बेटा, हाथ को मसल मत, नहीं तो लाल पड़ जाएगा। और ये घर में चींटी कहाँ से लग गई? बहू, तुम दोनों घर को इतना चमका कर जो रखती हो, इसीलिए चींटी लग गई होंगी। साफ सुथरे से तो रहना नहीं होता, देह चोर कहीं की। तभी सरिता चींटियों के झुंड को जमीन के दरारों में से बाहर निकलते देखती है और भड़क जाती है। माँ जी, ये चींटियां जमीन के अंदर से दरार में ठंडक से लगी हुई हैं। इस खंडहर मकान को मरम्मत की जरूरत है। छत और दीवार में जहाँ देखो दरार ही दरार हो रखी है। धूप की किरणें सीधे घर में घसती हैं और ऊपर से जमीन भी माटी की है, तो चींटी तो गड्ढे लगाएंगी ही। सरिता बहू, तुझको इस कच्चे मकान में रहने में इतना दुख परेशानी हो रहा तो अपने पीहर वालों से पैसे मंगवा कर खुद ही मकान पक्का क्यों नहीं करवा लेती? इतने में तीनों जंगल से सर पर लकड़ियों का गाज लेकर घर आते हैं और आंगन में पटक देते हैं। अरे जंगल से घर तक लकड़ी लाने में ही शरीर झुकर गया है। हाय हाय, इतनी गर्मी में लकड़ी बेचकर रोजी रोटी कमाने के लिए आधा दिन तो जंगल से लकड़ी काटने में खर्च हो जाता है। आधा दिन तो लकड़ी काटने में निकल जाता है, फिर भी दोपहर हो जाती है। रोटी खाते खाते 2-3 बज जाते हैं। फिर लकड़ी लेकर बाजार में बेचने जाओ, उसमें भी 50-100 रुपए से ज्यादा की लकड़ी बिकती नहीं है। अरे ललित बेटा, इतनी चिंता मत लिया कर। भगवान की दया से किसी तरह उतनी आमदनी में भी अपने परिवार का पेट तो भर तो रहे हैं। चलो चलकर खाना खाते हैं। पसीने में लथपथ जैसे ही तीनों मकान में आते हैं तो लाइट कटी देखकर अखिलेश, आज फिर से घर में लाइट नहीं है क्या? भैया, लाइट काफी देर से गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई। अरे जब भी देखो दोपहर के टाइम में ही लाइट कटी रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम महीने के 5 रुपए बेफिजूल के बिजली बिल दे रहे हैं। रोज पसीने पसीने होकर रोटी खानी पड़ती है। पापा जी, आप दोनों का खाना निकालूं?
मकान के अंदर इतनी दमक देखकर खाने का मन तो नहीं कर रहा। 2 रोटी निकाल दे बस। रजनी सरिता रसोई में से तीनों के लिए थाली लगाकर ले आती हैं। वहीं विभा हाथ पंखा कर रही होती है। तभी रोटी खाते हुए ससुर को कंकर पड़ता है। अरे बहू, आज की रोटी बड़ी किन सी लग रही है। रोटी बनाने से पहले आटा नहीं छाना था क्या? चाला था पापा जी, बगैर आटा चाले रोटी नहीं बनाते, मगर रसोई की दीवार से बहुत ज्यादा मिट्टी निकल रही है, वही झड़ गई होगी। जब पता है कि रसोई की दीवार में से मिट्टी निकलती रहती है तो चूल्हा दीवार में सटाकर खाना बनाना जरूरी है क्या? थोड़ा दूर करके बनाना। जी ठीक है। रोटी किनकिन होने के चलते किसी तरह तीनों आधी एक रोटी खाकर लकड़ी बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। वहीं दोनों बहुएं बांस की बिनी हुई लकड़ी की टोकरी को सर पर उठाकर ईंधन जुटाने के लिए जाने लगती हैं। विभा, हम लकड़ी चुनने के लिए जंगल जा रही हैं। शाम के चूल्हा चौका के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। जी भाभी, आप दोनों जाइए। तभी मोनू सरिता का आंचल पकड़ते हुए भोलेपन से कहता है, मम्मी मम्मी, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। जब तक आप और बड़ी मम्मी पेड़ की लकड़ी इकट्ठा कर लेना, मैं पेड़ की ठंडी ठंडी हवा खा लूंगा। मोनू बेटा, तुम घर पर ही रहो। बाहर लावा जितनी गरम गरम लू चल रही है, लू लग जाएगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यहाँ लाइट भी कटी हुई है, कम से कम हम थोड़ी देर पेड़ की ठंडी ठंडी हवा खा लेंगे और खेल भी लेंगे। सौरभ भैया, कोमल दीदी, आप दोनों भी बोलो ना। चाची, मम्मी प्लीज, आप दोनों हमें भी ले चलिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, चुपचाप से खेलेंगे बस। देवरानी जी, ये तीनों नहीं मानने वाले, हमारे साथ जाकर ही रहेंगे। ले चलते हैं, थोड़ी शरीर में ताजी ताजी हवा लग जाएगी। कुछ ही देर में दोनों बहू अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल के भीतर जाती हैं, जहां एक लाइन से मोटे मोटे तने वाले झमाट लकड़ियों से लदे हुए पेड़ थे, जिससे झरझर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों से सूखे सूखे पत्ते टूटकर गिरे हुए थे। वहीं 2 लकड़हारे, जिसमें एक शीशम की लकड़ियों को काट कर नीचे गिरा रहा था, वहीं एक लकड़हारा देवदार के पेड़ की लकड़ियां काट काट कर नीचे गिरा रहा था। हाँ, कितनी ठंडी ठंडी हवा है। माँ, काश के हमारा जंगल के अंदर होता तो रोज रोज बर्फ जितनी चिल्ड हवा खाने तो मिलती, कितना मजा आता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो पहले से ही जंगल में लकड़ी का अपने लिए घर बना रखा है। सच्ची बच्ची में साहब भैया, फिर तो मुझको भी अपना घर दिखा दो। तभी सौरभ एक मोटे से कटे तने वाले पेड़ को देखता है, जो कि अंदर से सूखा खोखला था, जिसके अंदर गिलहरी और उसके बच्चे उछल कूद कर रहे थे। मोनू, वो सूखी लकड़ी वाला पेड़ दिख रहा है, वही मेरा घर है। आपका लकड़ी वाला घर तो बहुत सुंदर है, चलो उसमें छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम दोनों भाई छुपन छुपाई खेलो, तब तक हम लकड़ी चुन लेते हैं। ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? दोनों बहुएं सूखी लकड़ियों को चुनने लगती हैं। तभी उसी पेड़ के पास आ जाती हैं जहां कटाई चल रही थी। अरे बहन जी, कहीं और जाकर लकड़ियां चुन लो, दिखता नहीं क्या ये लकड़ी काट रहे हैं? पर भाई साहब, इन पेड़ों की डाली तो कितनी हरी हरी है, फिर आप इसे काट क्यों रहे हैं? गर्मी का मौसम है, जंगल में जितने पेड़ रहेंगे इतनी ठंडक बनी रहेगी। अरे बहन जी, हमें पर्यावरण विभाग की तरफ से आदेश मिला है पेड़ काटने का। वैसे भी पेड़ की डालियों की जितनी छटाई करो उतनी बढ़ जाती हैं। भैया जी, आप इन लकड़ियों का क्या करेंगे? अगर आपके काम में नहीं लगेंगे तो हमें दे दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ले जाइए बहन जी। वैसे भी हमें तो लकड़ी को उठाकर फेंकना था। धन्यवाद भैया जी। देवरानी जी, चलो जल्दी जल्दी से लकड़ी को बीन लेते हैं। पर रजनी भाभी, इन हरी भरी लकड़ियों का करेंगे क्या? चूल्हा जलाने में तो सूखी लकड़ी लगती है। देवरानी जी, शीशम की लकड़ी बहुत ही ठोस और मजबूत होती है, इसका पटरा चटाई बना सकते हैं। कुछ तो जरूरत की चीज घर में लग जाएगी। अरे वाह जेठानी जी, आपने क्या हाई वोल्टेज जुगाड़ू दिमाग पाया है, इतना बढ़िया बढ़िया जुगाड़ लगा लेती हो। तब दोनों बहू अपने साथ लाई बांस की टोकरी में सारी लकड़ी को बटोर कर लाने लगती हैं। लकड़ियां चुनने में ही सांझ हो गई, अभी तो घर चलकर खाना पीना भी बनाना है। जेठानी जी, चलकर आज आंगन में चूल्हा डालेंगे, नहीं तो मकान के अंदर घमस मच जाएगी, सोया भी नहीं जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे कहाँ चले गए? सौरभ, कोमल, मोनू, कहाँ हो तुम तीनों? मम्मी मम्मी, हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर देखो। अरे, तुम तीनों इतनी ऊंची डाली पर क्यों जाकर बैठे हो? पेड़ की डाली कच्ची होती है, टूट जाएगी तो गिर जाओगे। मम्मी मम्मी, ये लकड़ी बहुत ही मजबूत है, इतनी मजबूत है कि घर भी बन सकता है। ये बच्चे भी ना कुछ भी बोलते हैं। चलो नीचे आओ, घर चलना है।
कुछ देर में बहुएं उस घने जंगल को पार करते हुए घर जाने लगती। तभी सरिता एक पेड़ के ऊपर लकड़ी का घर टिका हुआ देखती है, जहां तक जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई थी। जेठानी जी, वो देखिए, उस पेड़ पर किसी ने लकड़ी का घर बना रखा है। रजनी भी आंखें जमा कर उस लकड़ी के पेड़ घर को देखने लगती है। पता नहीं इतने ऊंचे पेड़ पर किसने लकड़ी का घर बसाया होगा, लेकिन ठंडी ताजी हवा खूब खाते होंगे। इस जंगल में ठंडक भी तो भरी है। जल्दी जल्दी घर लौटकर दोनों बहू खाना बनाकर सबको खिलाती हैं। वहीं तीनों कमाने वाले थोड़ी ही लकड़ी बेच कर आते हैं। ये लो कलावती, आज केवल 70 रुपए की कमाई हुई है लकड़ी बेचकर। आज तो आपने 150-200 रुपए देने को कहा था, ये 70 रुपए दे रहे हैं। पता भी है बनिए ने आटे दाल का भाव भी बढ़ा दिया है। इतने थोड़े पैसों में मुझसे घर की खर्ची नहीं चलेगी। तुम खुद ही ले आओ सामान, ऊपर से उधार के लिए टोकता है। माँ, अरे तुम बाबूजी पर गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तीनों से जितना बन पड़ रहा है तो कर तो रहे हैं। अब ठंड के मौसम में लकड़ी ज्यादा बिकती है तो घर का खर्चा चलाकर तुम्हें पैसे भी देते हैं, लेकिन गर्मी में कोई लकड़ी नहीं खरीदता तो क्या करें? माँ भैया, आप दोनों चुप हो जाइए। सबके खाने के बाद रजनी जमीन पर चटाई बिछा देती है और पूरा ससुराल गर्मी में एक लाइन से लेट जाता है। भीषण गर्मी से जमीन जलते हुए ज्वालामुखी जितनी खौल रही थी। ओहो, ये जमीन भी कितनी भभक रही है। इतनी सुलगती जमीन पर तो नींद आना भी मुश्किल है। काश के हमारे भी घर में पलंग लगा होता तो गर्मी में सब पलंग पर सोते। बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े बड़े आए पलंग पर सोने वाले। अगर तुम बाप बेटे सही ढंग से कमाते तो पड़ोसी की तरह हमारे घर में भी पलंग, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, मेज सब होता। हे भगवान, पता नहीं कैसी कलेशी लुगाई मिली है, जब देखो झगड़ा किए बगैर सोने नहीं देती। जा रहा हूँ बेवा बेटी, मेरी खटिया बाहर बिछा दे। मकान के अंदर तो गर्मी ने भी नाक में दम कर रखा है। जी बाबा, मैं अभी बिस्तर कर देती हूँ। विभा कुछ देर में आंगन में खटिया चादर बिछा देती है, जहां पेड़ पौधों के पत्ते हिलडुल रहे थे और ठंडकपन था। अगले दिन दोनों बहू घरेलू कामकाज निपटाकर जंगल से लाई हुई लकड़ियों की पतली पतली छाल निकालकर चटाई बनाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों इतनी देर से क्या बना रही हो धूप में? माँ जी, हम घर में बिछाने के लिए नई चटाई बना रही हैं। दरी का बिस्तर बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, सोया नहीं जाता। तुम दोनों तब से अकेली चटाई बना रही हो, तब से मुझको भी बोलती तो मैं भी बिन देती। कलावती प्यार से दोनों बहू के साथ लकड़ी की चटाई बुनती है। जेठानी जी, आप माँ जी के साथ लकड़ी की चटाई बनवा लीजिए, तब तक मैं पटरा और कुर्सी बनाती हूँ। सरिता लकड़ी को ठोक ठोक कर बहुत ही मजबूत सा बैठने के लिए पटरा बना लेती है, जिसे देखकर विभा, अरे वाह भाभी, आप तो लकड़ी का सामान बनाने में बड़ी माहिर निकली। कितना मजबूत पटरा बनाया। पता है बाजार में ये 300 से 400 रुपए का बिकता है। मैंने तो बस घरेलू इस्तेमाल के लिए बना दिया। अभी तो कितनी सारी लकड़ी बच रही है। रसोई के सारे मसाले दानी के डिब्बे ऐसे ही बिखरे रहते हैं। क्यों ना मैं लकड़ी का तखत बना के मसाले सजा दूं, रसोई थोड़ी अच्छी लगेगी। सरिता बची हुई लकड़ी से जुगाड़ लगाकर रसोई के दीवार पर लकड़ी के 3-4 खानों के 2 तखत बनाती है और एक बार मसाले के डिब्बे, दूसरे पर बर्तन और थाली वगैरह सजा लेती है, जिससे रसोई का नक्शा बदल सा जाता है। अब दोनों बहू जब भी जंगल जाती वहां से लकड़ी चुनकर ले आती और कभी बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बना कर देती, तो वहीं एक दिन तीनों बच्चे खेलते हुए हाथ पंखा तोड़ देते हैं। ये क्या किया तुम तीनों ने? हम दोनों यहाँ घर में एक एक सामान जुगाड़ लगा कर जोड़ने में लगी रहती है और तुम तोड़ने में तुले रहते हो। मम्मी, हमने जानबूझकर नहीं कर, देखो ये पंखा खुद ही निकल गया। भाभी, इस पंखे की डंडी कल से ही निकली पड़ी थी और वैसे भी खरीदा हुआ पंखा था, कितना चलता। इस बार दोनों बहू लकड़ी चुनने जंगल जाती हैं तो बांस की पतली पतली डालियों को पंखे की डंडी बनाने के लिए तोड़ती हैं और वहीं शीशम के पेड़ की थोड़ी लकड़ी काट कर घर लेती हैं, जिसे अब वह एक बार में 4-5 लकड़ी के पंखे तैयार कर देती हैं। जेठानी जी, हमारा ये जुगाड़ भी काम कर गया। ये लकड़ी का पंखा वजन में कितना हल्का और कितनी तेज हवा कर रहा है। अपनी दोनों गरीब बहू के ठंडक भरे जुगाड़पन को देखकर कलावती उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती। बहू, इतनी गरीबी और दुख देखकर भी तुम दोनों ने मेरे बेटों के साथ घर बसाया। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसी 2 जुगाड़ू बहू भगवान ने मेरी झोली में डाली। कलावती के मन में अपने लिए स्नेह भरा प्रेम देखकर दोनों बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ऐसे ही सिलसिला जारी था। समय गुजरता है। अब जब भी पड़ोसन ने कलावती के घर में आती
तो उसकी दोनों बहू के लकड़ी के जुगाड़ को देखकर काफी प्रभावित होती है। अरे क्या बात है कलावती बहन, इतना सुंदर लकड़ी के डिजाइन का हाथ पंखा कहाँ से खरीद कर लाई हो? शशिकला बहन, मैंने ये पंखा कहीं से खरीदा नहीं बल्कि मेरी बहू ने बनाया है। अरे वाह, तुम्हारी बहू के जुगाड़ का तो जवाब नहीं। आजकल की बहू तो बस खर्चे पर खर्च करना जानती है, चीज सामान जुगाड़ तो उनको आता नहीं है। वैसे तुम किस्मत वाली हो बहन, जो इतना दुख काट कर भी तुम्हारी दोनों बहू रह गई इस कच्चे मकान में। अब किसी तरह अपना मकान पक्का करवा ही लो, मुझे तो दरवाजे तक घमस लग रही, पता नहीं तुम लोग कैसे सोते हो। शशिकला इतना कहकर चली जाती है, पर अभी गरीब ससुराल वालों को और भी कष्ट काटना बाकी था। तभी एक दिन, सुनिए जरा, क्या ये जगमोहन जी का घर है? हाँ हाँ, मैं ही जगमोहन हूँ। क्या बात है? देखिए, आप लोगों को ये मकान खाली करना पड़ेगा क्योंकि इस जमीन पर से रोड निकलेगी और वैसे भी ये जमीन सरकार की है। ये सुनते ही बेचारे गरीब ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, सबकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मम्मी, बुआ, पापा, क्या ये अंकल हम लोगों को हमारे घर में से निकाल देंगे? हम कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में? नहीं बेटा, कोई भी हमारे घर में से हम लोगों को ऐसे नहीं निकालेगा। साहब, भगवान के लिए हमारा मकान मत उजाड़ो, हमारे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। पेट काट काट कर एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर हमने ये थोड़ी सी जमीन खरीदी थी। सरकार हमसे ये छीन लेगी तो हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? देखिए, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। ना चाहते हुए भी गरीब ससुराल वालों को भयंकर गर्मी के मौसम में घर छोड़ना पड़ता है। सब भीषण गर्मी में रोड पर दर दर भटकने लगते हैं। बच्चों के पैर में छाले पड़ जाते हैं। अरे, ये रोड तो अंगारे की तरह से सुलग रही है, कदम उखड़ गए हैं, अब नहीं चला जाएगा। भगवान भी क्या इम्तिहान ले रहा है। दोनों भाई कई जगह किराए पर कमरा मांगते हैं, लेकिन बगैर पैसे के कोई कमरा नहीं देता। थक कर पूरा परिवार जंगल में आसरा लेने आते हैं, जहां सबकी नजर अंदर जाते हुए मोटे घने तने वाले पेड़ पर जाती है जिस पर लकड़ी का घर टिका था। वो देखिए सब लोग, उस पेड़ पर लकड़ी का घर टिका हुआ है, उसी में चलते हैं। पूरा ससुराल छाले पड़े कदमों से किसी तरह सीढ़ी चढ़कर उस लकड़ी वाले घर में आ जाते हैं, जहां काफी ठंडक थी। पेड़ों के पत्तों से झरझर हवा अंदर आ रही थी। इस लकड़ी के घर में तो एकदम बर्फ जितनी ठंडक है। भगवान की दया से सर पर छत तो आई। आप लोग बैठिए, हम कुछ खाने का जुगाड़ करती हैं। दोनों बहू लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरकर जंगल के घने हिस्से में आती हैं, जहां उन्हें पेड़ पर पके पके केले लदे दिखाई देते हैं। बगल में खजूर के पेड़ पर खजूर पककर पीले होकर चू चुके गिर रहे थे। तभी बंदर केले के गुच्छे गिराता है। जेठानी जी, इस जंगल में तो मीठे मीठे फलों का बगीचा भी है। हम इतने वक्त से लकड़ी चुनने के लिए जंगल में आते थे, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। चलो इन मीठे मीठे फलों को चुन लेते हैं। दोनों बहू जमीन में गिरे फलों को चुन लेती हैं और कुछ खजूर की झाड़ियां और केले के पत्तों को भी तोड़कर अपने साथ ले आती हैं। सब लोग फल से पेट भरकर सो जाते हैं। अगले दिन पेड़ घर का मालिक आ जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम लोग और मेरे पेट में कैसे बस गए हो? भैया जी, दरअसल हमारा घर टूट गया है। दर दर की ठोकर खाते हुए पूरा परिवार बेआसरा भटक रहे थे, इसलिए बस ठिकाना ले लिया। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ रहने देता, पर अब बरसातें लगने वाली हैं तो मुझे यहाँ पर लकड़ी जमा करनी है। लकड़ी बेचकर ही अपना परिवार का पेट पालता हूँ। कोई नहीं भैया, हम अपने लिए दूसरा घर बना लेंगे, धन्यवाद। पूरा परिवार उस लकड़ी के घर से उतरकर नीचे आता और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक बहुत ही विशालकाय देवदार का ऊंचा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसके तने बहुत ही सख्त मोटे थे और डाली की लकड़ी भी बहुत ठोस थी। पूरा गरीब ससुराल उसी को चुनता है और अब सब मिलजुल कर घर बनाना चालू करते हैं। दोनों बहू अपने पतियों के साथ मिलकर लकड़ी काट काट कर लाती हैं। बच्चे सूखी घास वगैरह इकट्ठी करते हैं और वहीं सास मिट्टी का चूल्हा बर्तन बनाती है। ननद भोजन के लिए कच्ची सब्जी अनाज एकत्रित करती है और सब मिलकर लगभग 4-5 दिन में जंगल में लकड़ी का जुगाड़ घर बनाकर ठंडक भरे घर में रहन सहन करने लगते हैं।